मेरी कहानी किसी ख्वाब से शुरू नहीं हुई, बल्कि ये कैसे फैसले से जिन पर मेरी मर्जी का कोई दस्तखत नहीं था। मैं अभी उम्र के इस सरहद पर खड़ी थी जहां इंसान खुद को समझना शुरू करता है, और घर वालों ने मुझे ये कैसे रिश्ते के हवाले कर दिया जिसका बोझ मेरी सांसों से भी भारी था। जिस शख्स से मेरा निकाह हुआ वो उम्र और तजुर्बे में मुझसे कहीं आगे था। ये कैसा आदमी जो पहले ही जिंदगी का एक बाब खत्म कर चुका था, और मैं तो अभी किताब का सरवरख भी नहीं बनी थी। मेरा नाम मलाइका है, रंगत साफ, चेहरे की खदो खाल नरम, मगर जिस्म दुबला, जैसे हड्डियों पर जिंदगी ने अभी पूरा लिबास ही ना पहना हो। बचपन से मेरा दिल खेल के मैदानों में बसता था। गेंद, दौड़, शोर, हंसी, यही मेरी दुनिया थी। मैं गली के लड़कों के साथ पली बड़ी, इनकी तरह हंसती, इन्हीं की तरह भागती। कपड़ों में भी वही आसानी थी, जीन्स शर्ट और सर पर टोपी। मैंने कभी आईने के सामने खड़े होकर खुद को नापने की आदत नहीं डाली थी। घर में सबसे छोटी थी, इसलिए लाड़ भी मेरे हिस्से में ज्यादा आया। तीनों बहनें अपनी अपनी दुनियाओं में मसरूफ थी, और वालिद अक्सर परदेश में। शायद इसीलिए किसी ने ये नहीं देखा कि मैं कब बच्चे से लड़की बनने के बीच कहीं रुक गई। वक्त खामोशी से गुजरा, और अचानक एक दिन मुझे बताया गया कि अब खेल का वक्त खत्म हो चुका है। अब घर की दहलीज ही मेरी हद है। माँ की जबान बदल गई थी। वही माँ जो कल तक मेरी शरारतों पर मुस्कुराती थी, अब मुझे आईना दिखाने लगी थी, ये याद दिलाने के लिए कि माशरा लड़कियों को किस खाने में रखता है। मैंने एहतजाज किया, रोई, मन्नत की, मगर फैसले पहले ही हो चुके थे। मेरा बचपन आहिस्ता आहिस्ता मेरे हाथों से फिसल रहा था। शादी के बाद पहली रात ने मुझे वो सच दिखाया जिसके लिए मैं तैयार नहीं थी। गुर्बत की जगह ये सर्दी ने जन्म लिया, और अल्फाज ने ऐसे जख्म दिए जो नजर नहीं आते मगर सांस के साथ चुपते रहते हैं। इस लम्हे मैंने पहली बार महसूस किया कि किसी के मियार पर पूरा ना उतरना कितना बेरहम होता है। मैं खामोश रही क्योंकि मुझे सिखाया गया था कि खामोशी ही लड़की की सबसे बड़ी खूबी है। कुछ दिनों बाद मैंने खुद को समझने के लिए मदद ढूंढनी चाही। मैं ये कैसे दरवाजे तक पहुंची जहां से मुझे उम्मीद थी कि शायद कोई मुझे ये बता दे कि कमी कहाँ है, मगर असल कमी मेरी जिस्म में नहीं, इस कहानी में थी। जिस्म में मुझे जबरदस्ती फिट किया जा रहा था। ये बात मुझे बहुत बाद में समझ आई। मैं वही थी जो हमेशा थी, खेलों में हंसती, जिंदगी से भरी हुई। फर्क सिर्फ इतना था कि अब मुझसे कहा जा रहा था कि मुझे खुद को बदलना होगा, क्योंकि किसी और की नज़र में औरत होने की तारीफ कुछ और थी। माँ की आवाज़ अब नसीहत नहीं रही थी, हुक्म बन चुकी थी। वो मुझे आईने के सामने नहीं, माशरे के कटघरे में खड़ा करके बात करती थी। कहती थी, अब बस करो, हर वक्त गलियों में भागना अच्छा नहीं लगता, लोग बातें बनाते हैं। वो मेरे हाथ पांव देखकर जैसे मुस्तकबिल का फैसला सुनाती कि ये लड़की अब आज़ादी की नहीं, दीवारों की आदी होनी चाहिए। मैं सुनती जरूर थी, मानती नहीं थी। एक कान से बात अंदर जाती, दूसरे कान से निकल जाती। मेरी तवज्जो हमेशा बाहर से आने वाली आवाजों में अटकी रहती। क्रिकेट की गेंद की टिक, लड़कों की हंसी, किसी छक्के पर उठने वाला शोर। दिल करता था एक बार फिर दौड़कर मैदान में चली जाऊं, जैसे कुछ बदला ही ना हो। जब दरवाजा बंद कर दिए गए तो मैंने आसमान से दोस्ती कर ली। छत मेरी नई दुनिया बन गई। वहां पतंगे थी, हवा थी, और आजादी का वहम। कभी कभी मैं बराबर वाली छत पर चली जाती जहां अली होता था। इसके पास बैठकर मैं माँ की सख्तियों की शिकायत करती, और वो हमेशा मुस्कुराकर एक ही बात कहता, वक्त बदल रहा है और हम सब के साथ कुछ न कुछ बदल जाता है। अजीब बात यह थी कि जो मुझे सबसे ज्यादा समझता था वही मेरा सबसे बड़ा सहारा भी था। अली कभी हद से आगे नहीं बढ़ा, कभी मेरी जगह भूलकर बात नहीं की। शायद इसलिए मोहल्ले के लड़के भी एक लकीर से आगे नहीं जाते थे। गैर मौजूद भाई की कमी वो खामोशी से पूरी कर देता था। माँ के कामों में हाथ बटाना, घर के छोटे मोटे मसले संभाल लेना, जैसे ये सब इसकी जिम्मेदारी हो। मैं खेल कूद में पली बड़ी थी, मगर बेफिक्री में नहीं। मुझे अंदाजा नहीं था कि जिंदगी मेरे लिए पस मंजर में कोई और कहानी लिख रही है। जैसे ही मैंने तालीम का एक मरहला मुकम्मल किया, रिश्तों की फाइलें खुल गई। बात मेरी नहीं, खानदान की इज्जत और सहूलत की हो गई। मैं अभी अपनी उम्र को समझ ही रही थी।
कि मेरे मुस्तकबिल के फैसले बुजुर्गों की मेज पर रख दिए गए। यूं ही एक दिन मुझे बताया गया कि अब मेरी जिंदगी किसी और के हिसाब से आगे बढ़ेगी। मैं 17 बरस की थी और मुझे लगा जैसे मेरी उम्र का सफ़ा किसी और ने पलट दिया हो। बगैर ये पूछे कि मैं इस कहानी के लिए तैयार भी हूँ या नहीं, मैं बचपन से ही जिद्दी और बेफिक्र सी लड़की थी। गली के लड़कों के साथ खेल कूद, नंगे पाँव दौड़ना और वक्त का होश न रहना मेरी आदत बन चुकी थी। माँ बार बार टोकती कि अब मैं छोटी नहीं रही, मगर मेरी समाज शायद सिर्फ खेल के शोर तक महदूद थी। माँ की डांट मेरे कानों से टकराकर वापस लौट जाती और दिल क्रिकेट के गेंद के पीछे ही भागता रहता। जब माँ ने बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दिया तो मैंने आसमान को ही अपना मैदान बना लिया। कभी छत पर पतंगबाजी, कभी बराबर वाले घर की छत पर बैठकर अली से दिल का बोझ हल्का कर लेना। अली, जो मुझे हमेशा ये खामोश मुहाफिज की तरह देखता था, मुस्कुराकर बस इतना कहता कि वक्त बदल रहा है और शायद मुझे भी बदलना होगा। मैं लड़कों जैसी थी, मगर मोहल्ले की हदें कभी टूटने ना पाए, शायद इसलिए कि अली हर मोड़ पर दीवार बनकर खड़ा रहता था। घर में भाई ना होने की कमी अली ने कभी महसूस ना होने दी। वो माँ के कामों में हाथ बटाता और मुझे बेफिक्री से जीने देता। अब्बू परदेश में थे, साल में ये 1 बार आते और माँ अकेली ही सब कुछ संभालती थी। मैंने जब FA मुकम्मिल किया तो जिंदगी ने अचानक रुख बदल लिया। मुल्तान से मेरी बड़ी बहन की सास ने अपने बड़े बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया। खबर सुनते ही मेरे अंदर बगावत जाग उठी। मैंने माँ को साफ कह दिया कि मैं शहर, गलियां और अपनी छत छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वो रिश्ता सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि मेरी आज़ादी का सौदा लग रहा था। मैंने जिद पकड़ ली कि मुझे शादी नहीं करनी, मैं माँ के पास ही रहूंगी। मगर माँ शायद माशरे के खौफ से थक चुकी थी। इसने तलख लहजे में कहा कि मेरी लापरवाहियां इसके लिए बोझ बनती जा रही हैं और वहाँ बड़ी बहन की मौजूदगी मेरे सारे ऐब ढांप लेगी। मैंने एक आखिरी कोशिश में उम्र का फर्क याद दिलाया, मगर माँ ने इसे महज वहम कहकर टाल दिया। हालात इतनी तेजी से बदले कि मुझे समझने का मौका ही ना मिला। मेरी शादी और बहनोई के भाई की शादी एक साथ तय पा गई, मगर किस्मत ने एक और मोड़ लिया। शादी से पहले ही एक हादसे ने सब कुछ हिलाकर रख दिया। मेरी आपी की जेठानी एक हादसे में जान से गई। खुशी का कोई सवाल न था, बस फैसले का बोझ और गहरा हो गया। आंटी, जो माँ की पुरानी सहेली थी, इनकार सुनने की हालत में ना थी और माँ रिश्ते से पीछे ना हट सकी। मैंने खामोशी से सर झुका लिया, मगर सच ये था कि मेरा ज़हन अब भी किसी कोने में खेल के मैदान में भटक रहा था, जहाँ जिंदगी अभी इतनी संजीदा नहीं हुई थी। शादी से चंद दिन पहले तक भी मेरा दिल घर की दीवारों में कैद होने को तैयार नहीं था। मैं छुप छुप कर बाहर निकल जाती, जैसे हवा के बगैर सांस रुक जाए। माँ हर बार मुझे जबरदस्ती अंदर बंद कर देती और थके हुए गुस्से में कहती कि इस लड़की को कभी सुकून नसीब ही नहीं होगा। इसे कौन समझाए कि दुल्हन बनने से पहले अगर कोई लड़की हंस ले, दौड़ ले, तो इसके रंग रूप पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर इन आखिरी 3 दिनों में मैंने वाकई खुद को जैसे कैद में गुजारा। छत से नजर आती पतंगे मुझे पागल कर देती। जो ही कोई पतंग कटती, मेरा दिल चाहता मैं भी दौड़कर इसे थाम लूं, मगर इस बार मेरे कदमों में रस्मों की जंजीर थी। फिर वो दिन आ गया जिसे सब जिंदगी का नया आगाज कहते हैं। दोपहर ढलते ही बारात आ पहुंची। शोर था, हंसी थी, मगर मेरे अंदर अजीब सी खामोशी बसी हुई थी। दिन की रोशनी में ही निकाह हुआ और रात के ट्रेन ने मुझे मेरे ही शहर से दूर ले जाना था। वापसी के सफर में सब कुछ बदला बदला सा था। आपी और बहनोई अलग बैठे थे, जैसे वो पहले ही एक दूसरी दुनिया के लोग हों। मैं और अमजद एक ही सीट पर थे, एक दूसरे के बिल्कुल करीब, मगर अजनबियों की तरह। घूंघट के अंदर बैठी मैं शदीद बोरियत और अनजानी घबराहट का शिकार थी, जबकि अमजद की नजरें बार बार मेरे चेहरे पर ठहर जाती। वो देखना आम सा नहीं था, जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो या कुछ परख रहा हो। मैंने अपनी बहन के घर कभी ज्यादा आना जाना नहीं रखा था और ना ही रिश्तों में घुलने मिलने की आदत थी। आंटी, जो मेरी माँ की पुरानी सहेली थी, कभी कभार हमारे घर आती, चंद दिन रहती और वापस चली जाती। इसलिए मुझे ना इनके मिजाज का ज्यादा अंदाजा था, ना ही इस माहौल का जिसमें अब मुझे रहना था। और अमजद, इनके बारे में तो मैं बिल्कुल अनजान थी।
मेरा सारा बचपन लड़कों के साथ गुजरा था। मैं नजरों की पहचान रखती थी, मगर अमजद की आंखों में वो बेसाखनगी नहीं थी जो मैंने हमेशा देखी थी। इनकी निगाह में ये उलझन थी, ये गहरी खामोशी, जिसने पहली ही रात मुझे एहसास दिलाया कि ये सफर सिर्फ शहर बदलने का नहीं, शायद खुद को बदलने का भी है। बचपन से जिन लड़कों के साथ मैं गलियों में दौड़ी, गिरी, हंसी, इनमें से किसी की मौजूदगी ने कभी मुझे इस तरह बेचैन नहीं किया था, मगर इस वक्त मेरे बराबर बैठा ये शख्स मुझे अजीब सा ये खौफ दे रहा था। हालांकि इसने कुछ कहा भी नहीं था। शायद मसला इसका खामोश होना था, या फिर मेरा खुद से इतना अजनबी हो जाना। ये मेरा पहला लंबा सफर था, और वो भी ये कैसी हालत में जिसका मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था। भारी कपड़ों में लिपटी जेवरात के बोझ तले दबी हुई मैं खुद को पहचान ही नहीं पा रही थी। मैं तो वो लड़की थी जो जीन्स और टी शर्ट में खुद को आज़ाद महसूस करती थी, जिसके लिए आराम खूबसूरती से ज्यादा जरूरी था। इस भारी लिबास में बैठे बैठे मेरा दम घुट रहा था। सफर के घंटे जैसे रेंग रहे थे। वक्त आगे बढ़ने के बजाय बोझ बन चुका था। जब रात ने आंखों पर कब्जा किया तो मैंने जेवरात उतारकर एक गहरी सांस ली, जैसे कुछ देर के लिए ही सही खुद को वापस पा लिया हो। मुल्तान पहुंचते ही घर का माहौल मेरे लिए बिल्कुल नया था। सास ने बड़े इख्तियार से मेरी बहन को हिदायत दी, जैसे अब मैं कोई जिम्मेदारी हूँ जिस सलीके से संभाल कर रखना हो। मुझे यह कमरे में ले जाया गया, कपड़े दुरुस्त किए गए, हॉल संवारे गए और आखिरकार पलंग के किनारे बिठा दिया गया। आप ही ने जाते हुए मुझे तसल्ली दी कि घबराने की कोई बात नहीं, मगर इनके कदमों की आवाज दूर होते ही कमरा अचानक बहुत खाली लगने लगा। थकन और नींद दोनों ने मिलकर मुझ पर हमला कर दिया था। मैं हमेशा से नींद के मामले में कमजोर रही हूँ। एक बार आंख लग जाए तो दुनिया की आवाजें भी रास्ता भूल जाती हैं। इसी कमजोरी ने इस रात भी मुझे बेखबर कर दिया। मैंने किसी का इंतजार नहीं किया, बस सर तकिए पर रखा और अंधेरे में खो गई। अचानक आंख खोली तो कमरे की फिजा बदली बदली से थी। नजर उठी तो देखा वो सोफे पर सो रहा था, जैसे इसने खुद को मुझसे अलग रखने का फैसला कर लिया हो। इस मंजर ने मुझे चौंका दिया और साथ ही ये अनजाने से शर्मिंदगी ने घेर लिया। घड़ी पर नजर पड़ी, रात के 2 बज चुके थे। इस खामोश कमरे में जहां 2 अजनबी एक ही छत के नीचे थे, मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ये रिश्ता शायद वैसा नहीं होगा जैसा सब कहते हैं। नींद से आंख खोली तो सबसे पहले जिस्म ने भूख का एहसास दिलाया, जैसे कई घंटों से कुछ भी अंदर नहीं गया हो। मुझे याद आया कि सुबह बस सरसरी सा नाश्ता करवाकर आप ही ने मुझे इसी कमरे में बिठा दिया था और थकन ने फौरन मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अब दिल चाह रहा था कि किसी तरह बाहर जाकर कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करूं। मैं आहिस्ता से बेड से उठी, मगर जैसे ही पाँव नीचे रखा किसी सख्त चीज से टकरा गया। तवज्जन बिगड़ते बिगड़ते बचा, मगर मुंह से एक दबी हुई चीख निकली ही गई। मैं फौरन संभल गई, मगर आवाज ने अपना काम कर दिया था। कमरे के दूसरे कोने में सोए हुए शख्स की आंख खुल चुकी थी। वो चौंक कर उठा, फिर मुझे जागता देखकर हल्की सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर आ गई। वो सोफे से उठकर बेड की तरफ आया और अपना तकिया भी वही रख दिया, जैसे अब फासले की कोई खास वजह बाकी न रही हो। हालांकि वो पहले भी हमारे घर आता जाता रहा था, मगर इस लम्हे मुझे वो बिल्कुल अजनबी महसूस हो रहा था। इसने मेरे करीब बैठकर नरमी से कहा, नींद पूरी हो गई? मैंने कई बार जगाने की कोशिश की, मगर तुम तो ऐसे सोई थी जैसे दुनिया से कोई ताल्लुक ही ना हो। इसके लहजे में शिकवा कम और हैरत ज्यादा थी। मैंने नजरें झुकाकर आहिस्ता से जवाब दिया, सफर बहुत लंबा था, शायद इसलिए आंख लग गई। मुझे पता ही नहीं चला कब सो गई। वो एक लम्हा खामोश रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, हमने जगाया था, मगर तुम नींद में ही कह रही थी कि सोने दो। इसकी नजरें मुझ पर ठहर गई, जैसे वो मेरे रद्दे अमल को परख रहा हो। मुझे कुछ याद नहीं था, मगर ये बात नामुमकिन भी नहीं लगी। मैं हमेशा से गहरी नींद सोने वाली थी। बचपन में भी अगर अम्मी मुझे नींद से जगाती तो मैं आधी बातें बेखबरी में कह देती थी। फिर भी इस लम्हे मुझे अजीब सा लगा, जैसे मेरी बेखबरी में भी कोई फासला तय हो रहा हो जिसका मुझे अंदाजा ही ना हो। कमरे में खामोशी फैल गई। भूख अब भी थी, मगर इससे ज्यादा ये अनजाने से उलझन दिल में घर कर गई थी। शायद ये सिर्फ नींद से जागने का असर नहीं था, बल्कि इस नई जिंदगी का पहला बोझ था जो आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर उतरने लगा था।
मैंने यही बात इससे भी कही जैसे बचपन में सबको कह देती थी, मगर इस लम्हे अल्फाज जबान से निकलने में हिचकिचाहट थी। दिल के किसी कोने में शर्मिंदगी ने जगह बना ली थी। मैं सोच ही रही थी कि भूख का जिक्र कैसे छेड़ूं कि इसने अचानक मेरा हाथ थाम लिया। इस लम्स में एक अजनबियत थी, मगर साथ ही एक दावा भी, जैसे अब वो मुझे अपनी दुनिया में शामिल कर रहा हो। इसने आहिस्तगी से कहा कि अगरचा इसका हमारे घर आना जाना रहा है, मगर आज वो मुझे पहली बार सही मानों में देख रहा है। इसकी माँ ने जब मेरा नाम लिया तो इसने फैसला इन पर छोड़ दिया था, मगर दिल में कई सवाल थे कि मैं कैसी होंगी, क्या सोचती हूँ, कैसा जीती हूँ। फिर वो मुस्कुराकर बोला कि अब वो मुतमईन है, इसे अपनी माँ की इंतखाब पर कोई एतराज नहीं, बल्कि खुशी है कि इसके हिस्से में ये खूबसूरत लड़की आई है। ये कहते हुए इसने दराज खोली, एक जंजीर निकाली और मेरे गले में डाल दी। मैं साकित बैठी रही। चंद लम्हों तक वो मेरे खदोखाल की तारीफ करता रहा। यह सब मेरे लिए नया था, गैर मानूस भी और किसी हद तक दिल को छू लेने वाला भी। मैं तो हमेशा लड़कों के दरमियान एक लड़के की तरह रही थी। किसी ने कभी मुझे इस नजर से नहीं देखा था, ना ही ऐसे अल्फाज कहे थे। इसके नरम गुफ्तगू, चेहरे पर टहरती निगाह, सब कुछ एक अनजान कशिश लिए हुए था, मगर यह एहसास ज्यादा देर कायम न रह सका। इसकी नजरें अचानक मेरे हाथों पर जा ठहरी। वो खामोश हो गया, जैसे किसी सोच में डूब गया हो। फिर बोला, तुम्हारे हाथ कुछ मुख्तलिफ से हैं। लड़कों के हाथ आमतौर पर इतने खरदरे या बड़े नहीं होते। ये कहते हुए इसने मेरा हाथ छोड़ दिया। इसकी आवाज में वो नरमी नहीं रही थी। इसने साफ कह दिया कि इसे औरतों में मर्दाना झलक पसंद नहीं। मैंने अपने हाथों को देखा, वही हाथ जिनसे मैंने गेंद पकड़ी थी, पतंग की दौड़ थामी थी, दरख्तों पर चढ़ी थी। मुझे कभी नाखून बढ़ाने या हाथों की संवारने का शौक नहीं रहा था। शायद यही मेरी पहचान थी और शायद यही वो बात थी जिसने पहली ही मुलाकात में हमारे दरमियान ये अनदेखा फासला खींच दिया। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि तारीफ और कबूलियत के बीच का रास्ता कितना नाजुक होता है। यह कदम पर तहसीन, दूसरे पर नापसंदीदगी, और मैं इन दोनों के दरमियान खामोश बैठी थी, खुद को समझने की कोशिश में। लड़कों के साथ खेल कूद ने मेरे हाथों को नरम नहीं रहने दिया था। वो हाथ मेहनत के आदी थे, गेंद पकड़ने, रस्सी खींचने और जमीन पर गिरने के। शायद इसलिए इनमें वो नजाकत नहीं थी जो सब औरतों के साथ जोड़ देते हैं। वो उठकर अलमारी की तरफ गया, जैसे किसी फैसले पर पहुंच चुका हो। दरवाजा खोलकर इसने एक सुर्ख रंग का सादा सा लिबास निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। बोला कि ये पहन लो, तुम इन भारी कपड़ों में खुद को बांधकर रखे बैठी हो। मैं भी इस बोझ से तंग आ चुकी थी, इसलिए दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। मगर जब वॉशरूम में जाकर लिबास देखा तो दिल की धड़कन तेज हो गई। वो हद से ज्यादा सादा थी, ऐसा जिसकी मुझे आदत नहीं थी। लम्हा भर को हिचकिचाहट हुई, फिर खुद को संभालकर मैंने वही पहन लिया। आईने में खुद को देखा तो मुझे लगा जैसे मैं खुद से ही अजनबी हो गई हूँ। कमरे में वापस आई तो वो सामने खड़ा था, हाथ में खुशबू की बोतल लिए। वो खुद पर हल्की इसी खुशबू लगा रहा था। मुझे देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। फिर इसने फिजा में खुशबू बिखेर दी। बोला कि इसे ये महक पसंद है क्योंकि ये सुकून देती है। इस लम्हे माहौल बदल गया, अल्फाज कम और खामोशी ज्यादा हो गई। वो मेरे करीब आया, बातें करने लगा आम से, मगर इनमें एक अजीब सा वजन था। इसकी निगाहें बार बार मुझ पर ठहर जाती, जैसे वो किसी तस्वीर की खदोखाल समझने की कोशिश कर रहा हो। मैं खामोश थी, इस सब की आदी नहीं थी। ये तवज्जो मेरे लिए नहीं थी और शायद इसलिए दिल में उलझन भी पैदा हो रही थी। फिर अचानक सब कुछ बदल गया। वो जैसे किसी ख्याल से चौंक गया हो। इसके चेहरे का रंग बदला, बातें रुक गई। वो ये कदम पीछे हटा, जैसे इसे खुद पर काबू पाना हो। बगैर कुछ कहे वो कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद हुआ तो खामोशी गहरी हो गई। मैं देर तक वही बैठी रही, इंतजार करती रही कि वो वापस आए और इस खामोशी की वजह बताए। अभी चंद लम्हे पहले जो फिजा नरम और मानूस लग रही थी, वो अचानक बोझल हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या था। एक लम्हे में गुर्बत और अगले ही लम्हे इतनी दूरी। शायद इसी रात मुझे पहली बार अंदाजा हुआ कि कुछ लोग तारीफ के साथ साथ शर्तें भी लेकर आते हैं और वो शर्तें इंसान को खुद से दूर कर देती हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आ सका कि इस रात इसके अंदर क्या टूट गया था। वो पूरी रात कमरे में वापस नहीं आया।
सुबह आंख खुले तो दिल किसी अनजाने खौफ से बोझल था। मैंने खामोशी से कपड़े बदले और बाहर आ गई। डाइनिंग रूम में नजर पड़ी तो वो सोफे पर लेटा हुआ था। ये देखकर दिल जैसे ठहर सा गया। शौहर होकर कमरे के बजाय बाहर सोना, ये सवाल मेरे जहन में बार बार गूंज रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब गई, मगर इसने मुझे देखते ही रुख मोड़ लिया, जैसे मेरी मौजूदगी ही इसे नागवार हो। और फिर ये रवैया रोज का मामूल बन गया। मैं जितना इसके पास जाने की कोशिश करती, वो इतना ही फासले बढ़ा लेता। ना कोई वजह, ना कोई वजाहत, सिर्फ खामोशी। ऐसी खामोशी जो इंसान को अंदर से खोखला कर दे। शादी के बाद इसके कुछ जुमले मेरे अंदर गहरे जख्म छोड़ चुके थे, मगर इसके बावजूद मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो मुझसे क्यों कतराने लगा है। एक दिन आप ही मुझसे मिलने आई। जाते हुए उन्होंने मेरा सर थपथपाया और कहा कि अपना और अम्मा जी का ख्याल रखना। मैंने चौंक कर पूछा तो पता चला कि बहनोई को काम के सिलसिले में वापस जाना है। आप ही की वापसी ने घर को और ज्यादा सुनसान कर दिया। वो तो पहले ही ज्यादातर बैरून मुल्क रहती थी, अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। दिन गुजरते गए, मगर अमजद के रवैये में कोई नरमी नहीं आई। आखिर एक दिन सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैं इसके सामने जाकर खड़ी हो गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया कि वो मुझसे बात क्यों नहीं करता, मुझसे इतना दूर क्यों रहता है। इसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बस इतना कहा कि मैंने इसके साथ अच्छा नहीं किया। अगर इसे पहले पता होता कि मैं ऐसी हूँ तो वो कभी ये रिश्ता कबूल ना करता। मैं इसके अल्फाज का मतलब समझने की कोशिश करती रही, मगर उलझन बढ़ती गई। जब मैंने वजह पूछी तो इसने तलखी से कहा कि मेरे अंदर वो बात ही नहीं जो एक औरत में होनी चाहिए। मेरी चाल, मेरा अंदाज, हत्ता कि मेरी शख्सियत सभी से मर्दाना लगती है। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया और मैं वही खड़ी रह गई। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि कुछ लोग इंसान को तो कबूल कर लेते हैं, मगर इसकी असल को नहीं। और जब असल को रद्द कर दिया जाए तो इंसान जीते जी टूट जाता है। मुझे लगा शायद मसला मेरे पहनने ओढ़ने का है। मैं शुरू से ही ढीले ढाले कपड़ों के आदी थी। ट्राउजर और सादा टी शर्ट में खुद को ज्यादा महसूस करती थी। इसी ख्याल के तहत मैंने आहिस्ता आहिस्ता खुद को बदलना शुरू कर दिया। जहेज में आए हुए कपड़े निकाले, वो सब पहनने लगी जिन्हें मैंने कभी दिल से कबूल नहीं किया था। सास के साथ खड़े होकर बावर्ची खाने के काम सीखे, इसकी पसंद के खाने बनाने की कोशिश की और इसके मामूलात को अपनी जिम्मेदारी समझ लिया। 2 महीने के अंदर मैं वो लड़की नहीं रही जो कभी बेफिक्री से हंसती थी। मैंने खुद को इसकी पसंद के सांचे में ढाल दिया था। हर काम वक्त पर, हर बात नरमी से, हर ख्वाहिश दिल में दबाकर। मुझे यकीन था कि शायद अब इसका रवैया बदल जाए, शायद अब वो मुझे कबूल कर ले, मगर वो तो जैसे पत्थर का हो चुका था। ना निगाहों में नरमी, ना लहजे में अपनायत। वो रोज देर से घर आता, खामोशी से सोफे पर लेट जाता और वही सो जाता। मैं अपने कमरे में जागती रहती, दिल में ये कनकही तड़प लिए। मोहब्बत मांगना कोई जुर्म तो नहीं था। मैं इसकी बीवी थी। ये ख्वाहिश फतरी थी कि मेरा शौहर मुझसे बात करे, मेरे पास बैठे, मुझे अपना समझे। मगर मैं जितना करीब जाना चाहती वो इतना ही दूर होता चला जाता। जो लड़की कभी हर चीज से बेनियाज थी, वो अब अपनी ही पहचान खो चुकी थी। मैंने अपनी पसंद, अपनी आदतें, हत्ता कि अपनी शख्सियत तक इसके लिए कुर्बान कर दी थी, मगर इसके बावजूद इसके रवैये में कोई फर्क ना आया। वो अब भी मुझसे बात नहीं करता था, जैसे मैं इसके लिए कोई अजनबी हूँ। एक रात में गहरी नींद में थी कि अचानक तेज आवाजों से आंख खुल गई। किसी की बहस, किसी का गुस्सा और किसी की लरजती हुई आवाज। मैं घबराकर बिस्तर से उठी। बाहर अंधेरा था, मगर सास के कमरे की लाइट जल रही थी। आवाजें वहीं से आ रही थी। दिल में एक अजीब सा खौफ लिए मैं आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे तक गई। मैं कमरे के करीब पहुंची तो जो बातें मैंने सुनी उन्होंने मेरे कदमों वही जमा दिए। वो गुफ्तगू ऐसी थी जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। इस लम्हे मुझे अंदाजा हो गया कि जो खामोशी में बर्दाश्त कर रही थी, इसके पीछे कहानी कहीं ज्यादा तलख थी। मैं वही दरवाजे के साथ साकित खड़ी रह गई थी। जो लफ्ज मेरे कानों से टकरा रहे थे वो किसी और दुनिया के लग रहे थे। अमजद की आवाज सख्त थी, बेरहम। वो अपनी माँ से कह रहा था कि वो दोबारा शादी करना चाहता है। इस एक जुमले ने जैसे मेरी सांस रोक ली। मुझे यूं लगा जैसे जमीन मेरे कदमों के नीचे से खिसक गई हो। मेरी सास ने फौरन इसे रोक दिया। इसकी आवाज में गुस्सा भी था और दुख भी। इसने कहा कि वो दोबारा इस लफ्ज को जबान पर ना लाए। इसने याद दिलाया कि मैंने इस घर के लिए खुद को किस तरह बदल लिया है।
अपनी आदतें, अपना अंदाज, हत्ता कि अपनी पहचान तक कुर्बान कर दी है। मैंने घर संभाला, इसकी पसंद नापसंद सीखी, इसकी जिंदगी को आसान बनाने की हर मुमकिन कोशिश की। फिर आखिर ऐसी कौन सी कमी है जिसकी वजह से वो मुझे यूं टकरा रहे हैं। अमजद ने जवाब में सिर्फ इतना कहा कि वो मेरे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। इसकी बातों में कोई वजाहत नहीं थी, सिर्फ सर्दी मेरी थी। इसने साफ कह दिया कि वो दूसरी शादी करेगा और अगर मैं चाहूँ तो वो मुझे तलाक भी दे सकता है, या महज इसके नाम के साये में एक बेमानी जिंदगी गुजार सकती हूँ। इसके लहजे में किसी किस्म की नरमी या एहसास नहीं था, जैसे मैं कोई इंसान नहीं, बस एक बोझ हूँ। अचानक वो कमरे से बाहर निकला। जैसे ही इसकी नजर मुझ पर पड़ी, वो लम्हा भर के लिए ठटक गया। मेरी आंखों से आंसू खामोशी से बह रहे थे। इसने नजरें चुरा ली, जैसे सच का सामना करने की हिम्मत ना हो, और बगैर कुछ कहे वापस कमरे में चला गया। मेरे कदम खुद ब खुद इसके पीछे उठ गए। कमरे में दाखिल होते ही मैंने हिम्मत जमा की। आवाज कांप रही थी, मगर सवाल दिल में बहुत दिनों से जमा था। मैंने कहा कि आज वो मुझे सच सच बता दे, आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से वो किसी और का सोच रहा है। इसने मेरी तरफ देखे बगैर कहा कि मैं खुद को आईने में देखूं, जवाब में वही मिल जाएगा। मैंने आहिस्ता से कहा कि मैं तो खुद को रोज देखती हूँ और इंसान को अपनी जात हमेशा ठीक ही लगती है। अगर वाकई कोई खामी है तो वो खुद बता दे। मेरे लफ्जों में शिक्का नहीं, बस थकन थी। इस लड़ाई की थकन जो मैं अकेले लड़ रही थी। मैं बैठकर सुन रही थी और हर लफ्ज मेरे दिल में छोटा सा खौंप रहा था। अमजद ने जो कहा, इसका बोझ मेरी रूह पर पड़ गया। तुम्हारे अंदर औरतों वाली खूबसूरती ही नहीं है। तुम कितने अच्छे सूट पहनो, तुम्हारा जिस्म इसी मर्दाना खालीपन में डूबा हुआ नजर आता है। तुम्हारा सीना बिल्कुल इस्पाहट है जैसे किसी मर्द का, और जब तुम मेरे करीब आते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी मर्द के सामने खड़ा हूँ। तुम्हारे साथ होने में मुझे घुटन होती है। तुम्हें छूने से कुछ भी अच्छा महसूस नहीं होता और दिल के जज्बात में कोई तूफान नहीं उठता। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मेरी दुनिया जैसे रुक गई। वो अल्फाज मेरे कानों में नहीं, मेरी रूह में घुस गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी सारी शनाख्त और इज्जत पर अंधाधुन हमला कर दिया हो। मैं बेबस होकर एक जगह बैठ गई और रात भर रोती रही। हर आंसू मेरे दिल के खराश को मजीद गहरा कर रहा था। औरत की इससे बड़ी जिल्लत और बेइज्जती क्या हो सकती थी। सुबह हुई और मैं अभी तक हैरत और दुख में डूबी थी कि मेरी सास ने नरमी से कहा, बेटी, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम मैके नहीं गई हो, कुछ दिन अपने माँ के घर रह कर आओ। मैंने फौरन कहा, अम्मी जी, अगर मैं यहाँ से चली गई तो अमजद तो दूसरी शादी कर लेंगे। मेरी सास ने एक लम्हे को खामोशी इख्तियार की, फिर बड़े सब्र से कहा, मलाइका, तुम हर काम वक्त पर करते हो, हर चीज इसके लिए ठीक करते हो, इसीलिए वो तुम्हारी कदर नहीं कर रहा। तुम यहाँ नहीं रहोगी तो इसे अपनी कमी का एहसास होगा, फिर वो तुम्हें समझेगा और तुम्हारी कदर करेगा। मैंने इस बात को दिल से मान लिया। अपनी इस सास की हिकमत में हकीकत थी। मैंने अपनी माँ के घर वापस जाने का फैसला कर लिया। इसके बाद के 7 महीने मेरी जिंदगी के सबसे कठिन और सबसे मजबूत लम्हात थे। मैंने वहां तन्हाई में ना सिर्फ सब्र सीखा बल्कि खुद को समझा और अपनी कमजोरियों को महसूस किया। रोजाना मैं अपने अंदरूनी दर्द से लड़ती और ये सोचती कि किस तरह अपनी इज्जत और वखार को दोबारा संवारूं। मैंने हर दिन अपने आप को संभाला, हर दिन अपने दिल के जख्मों को महसूस किया और अपनी शनाख्त को दोबारा पहचानने की कोशिश की। ये 7 महीने मेरे लिए जैसे ये खामोश तालीम के मानंद थे, जिसने मुझे ये सिखाया कि मोहब्बत सिर्फ कुर्बानी नहीं बल्कि अपने आप को पहचानने और अपनी कदर करने का भी नाम है। मैं जब माँ के घर पहुंची तो ऐसा लगा जैसे बरसों बाद सांस ली हो। दरवाजा बंद होते ही मैं खुद को रोक न सकी और माँ के गले लगकर इस तरह रोई जैसे अंदर जमा सब दुख एक ही लम्हे में बह निकले हो। माँ ने मेरे सर पर हाथ रखा और यही समझी कि शायद मैं उनसे दूर रहने के सबब बिखर गई हूँ। वो कहाँ जाती थी कि मेरा दिल किसी और ही अजियत से जख्मी था। अभी मुझे आए ये घंटा भी नहीं हुआ था कि मोहल्ले के वो लड़के जिनके साथ मैंने बचपन गुजारा था मुझसे मिलने आ गए। सब मेरी ही उम्र के थे, वही चेहरे, वही हंसी, मगर आज मैं वैसी नहीं थी। मैं मुस्कुरा तो रही थी, बातें भी कर रही थी, मगर एक अजीब सी दूरी मेरे और उनके दरमियान खड़ी थी, जैसे मैं उनकी दुनिया में होते हुए भी वहां मौजूद ना हो। इनमें अली भी था, अली जिसके साथ मेरी दोस्ती सबसे गहरी थी। बचपन से लेकर जवानी तक हर मोड़ पर वो मेरे साथ रहा था।
आज वो भी आया, मगर मैंने इससे भी एक मोहतात फासला रखा। मैं सबके सामने हंस रही थी, मगर मेरे दिल के अंदर बेचैनी की लहर चल रही थी। अमजद का ख्याल बार बार जहन में आकर मुझे बेसुकून कर रहा था। सब लोग बातों में मसरूफ थे, खैखखे लगा रहे थे, मगर अली खामोश था। वो मुसलसल मुझे देख रहा था, जैसे मेरी मुस्कुराहट के पीछे छुपी सच्चाई पढ़ रहा हो। जब सब लोग वापस चले गए तो वो आहिस्ता से मेरे करीब आकर बैठ गया। क्या हुआ है मलाइका? उसने धीमी आवाज में पूछा। तुम ऐसे क्यों लग रही हो, जैसे खुद से पिछड़ गई हो? मैंने फौरन कहा, नहीं तो, मैं बहुत खुश हूँ। मगर ये जुमला कहते ही मेरी आवाज लरज गई और आंखें मेरा साथ छोड़ गई। अली ने मेरे चेहरे को, मेरी आंखों को गौर से देखा और फिर आहिस्तगी से बोला, यह खुशी मुझे नजर नहीं आ रही। हमने एक साथ बचपन गुजारा है, एक साथ हंसी भी है और रोई भी, इसलिए मुझसे झूठ मत बोलो। वो चंद लम्हे रुका, फिर इसकी आवाज में गुस्सा शामिल हो गया। अगर अमजद ने तुम्हें कुछ कहा है तो बस एक बार इशारा कर दो, फिर देखो मैं इसे कैसे सीधा करता हूँ। ये कहते हुए इसने नाक सकोड़ी, जैसे पुरानी शरारतों लौट आई हो। मैंने फौरन टोक दिया, तमीज में रहो, वो तुमसे बड़े हैं। वो लम्हा भर को खामोश हुआ, फिर आहिस्ता मगर सख्त लहजे में बोला, जो भी तुम्हारी आंखों में आंसू लाने की वजह बनेगा वो मेरे लिए बड़ा छोटा नहीं रहेगा। इस एक जुमले ने मेरे दिल में एक नया सवाल छोड़ दिया। यह हिफाजत थी, पुरानी दोस्ती थी, या किसी ऐसे एहसास की शुरुआत जिसमें अब तक समझ ही ना पाई थी। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अली की आवाज में गुस्सा और जिद दोनों शामिल थे। मैंने फौरन बात काट दी, अली वो बहुत अच्छे हैं। ये कहते हुए मेरा दिल खुद मेरे अल्फाज को झुठला रहा था, मगर मैं इसे क्या बताती। कुछ सच ऐसे होते हैं जो जबान पर आते ही इंसान को तोड़ देते हैं। अली के सामने खामोश ही बेहतर लगी। वैसे भी इसकी बहन के साथ मेरी दोस्ती बचपन से थी और वो खुद शादीशुदा, समझदार और जिंदगी के उतार चढ़ाव देख चुकी थी। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि असल बात इसी से करूंगी। शायद वो कोई रास्ता दिखा दे, कोई हल निकाल दे। अगले दिन मैं दोपहर के वक्त इनके घर पहुंच गई। मैं जानबूझकर यही वक्त चुनना था क्योंकि अली इस वक्त घर पर नहीं होता था। इसकी और इसके वालिद की मार्केट में कपड़ों की कई दुकानें थी जिन्हें वो दोनों मिलकर संभालते थे, इसलिए अली शाम से पहले घर नहीं आता था। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे सरों पर सवालात की बारिश करे। मुझे देखकर इसकी बहन बेहद खुश हुई, बड़ी गर्मजोशी से मिली और फौरन ही मेरी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछने लगी। मैंने हस्बे आदत वही रटा रटाया जुमला दोहरा दिया, अमजद बहुत अच्छे हैं और मैं खुश हूँ। ये झूठ बोलते हुए मेरे दिल ने अजीब सा बोझ महसूस किया, मगर मैंने खुद को संभाल लिया। बातों ही बातों में हिचकिचाते हुए मैंने वो सवाल छेड़ ही दिया जो मेरे लिए सबसे बड़ा मसला बन चुका था। वो खामोशी से सुनती रही, एक भी लफ्ज काटे बगैर। फिर कुछ देर सोचकर बोली, मैं तुम्हें एक लेडी डॉक्टर के पास ले चलूंगी। वो ऐसे मामलात को समझती हैं, इलाज भी करती हैं। ये सुनकर मेरे दिल में उम्मीद की एक हल्की सी किरण जाग उठी। मैं चाहती थी कि ये सब किसी को पता चले बगैर ठीक हो जाए, ना माँ को, ना सास को, ना ही अमजद को, बस खामोशी से, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले ही दिन मैं इसके साथ इस लेडी डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने मुझसे तफसील से बात की, चंद सवाल किए, फिर कुछ दवाइयाँ लिख दी और साथ ही खुराक पर खास तवज्जो देने की हिदायत की। इसका लहजा नरम था, मगर आंखों में एक मानी खैर संजीदगी थी, जैसे वो सिर्फ जिस्म नहीं, मेरे अंदर के खौफ भी पड़ रही हो। जब मैं घर लौटी तो देखा कि फोन पर मेरी माँ मेरी सास से बात कर रही थी। मैंने माँ से मोबाइल ले लिया और खुद सास से बात करने लगी। दिल बेचैन था, इसलिए अमजद का हाल पूछ ही लिया। सास ने ये गहरी सांस ली और बोली, वो आजकल और भी ज्यादा चुप चुप सा रहने लगा है। इनके लहजे ने मेरे दिल में एक नया खदशा पैदा कर दिया, जैसे आने वाले दिन कोई नया इम्तिहान साथ लेकर आ रहे हो। वो मुझे तसल्ली देती रही। मैं रोज इसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर वो सुनने को तैयार ही नहीं। तुम फिक्र ना करो, मैं खुद बात संभाल लूंगी, तुम बस अपनी सेहत पर ध्यान दो। फोन बंद हुआ तो दिल में अजीब से वीरानी उतर आई। मैंने सोचा था मेरे चले जाने के बाद शायद अमजद को मेरी कमी खुलने लगेगी, शायद वो मुझे याद करेगा, मगर हकीकत इसकी बिल्कुल बरअक्स थी। वो बदला ही नहीं था, शायद और सख्त हो गया था। लेडी डॉक्टर की दी हुई दवा खाने के बाद लेनी थी, मगर इस कॉल के बाद भूख जैसे मर गई। चंद निवाले जबरदस्ती हलक से उतारे
और दवा ले ली। कुछ ही देर गुजरी थी कि बदन में बेनाम सी बेचैनी दौड़ने लगी। सीना बोझल हो गया, सांस जैसे किसी ने थाम ली हो। दिल के अंदर दर्द की एक लहर उठी और पसीना माथे पर नमूदार होने लगा। मैंने खुद को समझाया, शायद यही रास्ता है, शायद इसी से सब ठीक हो जाए। इसी उम्मीद पर मैं वो दवा बाकायदगी से लेती रही। हालांकि हर खुराक के बाद घबराहट मेरा पीछा करती थी। मैं ये सब इसलिए बर्दाश्त कर रही थी कि कहीं अमजद का दिल नरम पड़ जाए। एक दिन अचानक फोन बजा। स्क्रीन पर अमजद का नाम देखकर दिल जोर से धड़क उठा। कराची आने के बाद ये इसकी पहली कॉल थी। मैंने फौरन फोन उठाया, ये सोचते हुए कि शायद वो मुझे याद कर रहा हो, मगर दूसरी तरफ आवाज में सर्द महरी थी। तुम मेरे साथ जो खेल खेल रही हो, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मेरी माँ तुम्हारी वजह से मुझे जायदाद से अलग करने पर तुली हुई है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं साकित रह गई। वो बोलता रहा, पता नहीं तुम जैसे सख्त मिजाज मर्दाना से लड़की ने मेरी माँ पर क्या असर डाल दिया है कि इसे तुम में ही हर खूबी नजर आती है। सुन लो, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अपना इलाज कराओ। मैं तुम्हें 15 दिन देता हूँ, बस 15 दिन। फोन कट गया, मगर इसके अल्फाज मेरे अंदर गूंजते रहे। मैं देर तक मोबाइल हाथ में लिए बैठी रही, ये सोचती हुई कि मोहब्बत कब शर्त बन गई और ये रिश्ता कब सजा, वरना मैं तलाक दे दूंगा। माँ मुझे घर से निकाल देगी, मगर याद रखो मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा। ये कहकर इसने कॉल काट दी। मोबाइल हाथ से फिसलते फिसलते बचा और मैं वहीं बैठ गई। आंसू बेकाबू हो चुके थे, होठ कांप रहे थे और जबान पर बस एक ही नाम था, अमजद। मैं खुद से गिड़गिड़ा रही थी, जैसे वो सामने हो। मेरे साथ ऐसा मत करो, खुदा के लिए ऐसा मत करो। मैंने आंसू पोंछकर पलटना चाहा ही था कि पीछे एक साया सा महसूस हुआ। अली खामोशी से हाथ बांधे खड़ा था। इसे देखकर मैं चौंक गई और जल्दी से चेहरा संभाल लिया। इसने धीमी मगर खोजी हुई आवाज में पूछा, शौहर का फोन था ना? क्या कह रहा था और तुम रो क्यों रही हो? इसके लहजे में हमदर्दी कम, बेचैनी ज्यादा थी, जैसे वो सब कुछ पहले ही जानता हो। मेरे अंदर जमा गुस्सा फट पड़ा। मैंने तलखी से कहा, तुम्हें क्या हर वक्त मेरे सर पर क्यों सवार रहते हो? मेरे कमरे में बगैर इजाजत आ जाना तुम्हारी आदत क्यों बन गई है? तुम होते कौन हो? अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। मैं किसी को कुछ बताना नहीं चाहती थी, खास तौर पर इससे तो बिल्कुल नहीं। मेरे लहजे की सख्ती ने इसे लम्हा भर के लिए खामोश कर दिया। फिर वो बोला, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। मुझे साफ नजर आ रहा है कि तुम्हारे शौहर का रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। मैंने चीख कर कहा, यह मियां बीवी का मामला है, तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो? खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। और मैंने इसे धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया। दरवाजा बंद हुआ तो कमरे में ये गहरी खामोशी उतर आई। मेरी नजर सामने मेज पर रखी दवाओं पर जा ठहरी। अमजद की आवाज फिर कानों में गूंजी, अल्टीमेटम, धमकी, जिल्लत। दिल में एक अजीब सी बेहसी फैलने लगी, जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो। हाथ खुद ब खुद आगे बढ़े। मैंने गोलियों की पट्टी खोली और बगैर गिने एक साथ 2 गोलियां निगल ली। इस लम्हे ना खौफ था ना सोच, बस एक थकन थी, ऐसी थकन जो आंखें बंद करना चाहती थी। मैंने वो दवा इस उम्मीद पर ली थी कि शायद वक्त मुझ पर मेहरबान हो जाए, शायद मेरा बिखरता हुआ घर बच जाए। मगर चंद ही लम्हों में जिस्म जैसे मेरा दुश्मन बन गया। दिल बेतरतीब धड़कने लगा, सांस उखड़ गई और सीने में ऐसी घबराहट उतरी कि मैं सीधी खड़ी न रह सकी। अम्मी ने मुझे यूं रस्ते देखा तो घबरा गई। अब्बू शहर से बाहर थे, आसपास कोई अपना न था। मजबूरी में अम्मी ने अली को आवाज दी, वही जो करीब था और फौरन पहुंच सकता था। इसी के साथ मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। अगले 3 दिन एक धन की तरह गुजरे। जो कुछ भी खाती बदन कबूल न करता। कमजोरी ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। जब लेडी डॉक्टर ने फाइल देखी और दवा का नाम पढ़ा तो इसके चेहरे पर सख्ती उतर आई। ये दवा बहुत तेज है, वो संजीदगी से बोली। इसके साइड इफेक्ट्स खतरनाक हैं, गुर्दों तक को नुकसान पहुंचा सकती है। इस तरह की दवाइयां और जाली मशवरे जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। इसने वजह पूछी तो मेरे जब्त की बंद टूट गए। मैंने आंसुओं के साथ सच रख दिया। घर बिछाने की जल्दी, तानों का बोझ, खुद को बदलने का नाकाम कोशिशें। मेरी बात सुनकर डॉक्टर ने नरम मगर मजबूत लहजे में कहा, यह सब कुदरत के फैसले होते हैं, जिस्म की साखियत इंसान के इख्तियार में नहीं। बहुत सी लड़कियों को ये मरहला आता है। वक्त, सुकून और मोहब्बत के साथ चीजें खुद बेहतर होती हैं। मसला जिस्म में नहीं, सोच में है, और वो सोच जो औरत की इज्जत ना करे वो बीमार होते हैं। अम्मी खामोशी से सुनती रही। डॉक्टर ने बात जारी रखी, अगर शौहर साथ दे, रिश्ता कायम करे
اور عورت اپنی صحت کا خیال رکھے تو جسم خود راستہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ اور سچ یہ ہے تم ویسے نہیں جیسے تمہیں بتایا گیا، مسئلہ تم میں نہیں۔ یہ الفاظ مرہم بن کر اترے۔ پہلی بار مجھے لگا کہ شاید قصوروار میں نہیں تھی، شاید مجھے خود کو سزا دینا چھوڑ دینی چاہیے تھی۔ باہر کوریڈور میں علی بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں پریشانی تھی، مگر اس لمحے کہانی کا مرکز وہ نہیں تھا۔ مرکز وہ سچ تھا جو میں نے پہلی بار مانا، اپنی ذات کو بچانا بھی ایک فرض ہے، اور بعض گھر بچانے کے لیے خود کو توڑنا نہیں پڑتا۔ ڈاکٹر کی باتیں سن کر میں خاموش ہو گئی تھی، ماتھے پر بل، نظریں زمین پر گڑی ہوئی تھی، جیسے خود کو قصوروار ٹہر رہی ہو۔ گھر پہنچی تو علی نے امی کو بڑی تحمیل سے سمجھایا کہ دوائی کسی وقت اور کسی طرح دینی ہے، کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ پھر بنا کچھ کہے واپس چلا گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی امی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے پہلے ہی کیوں نہیں بتایا ملائکہ؟ ان کی آواز میں شکوہ نہیں، ڈر تھا۔ میں ٹوٹ گئی، روتے ہوئے کہا ماں، میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ ہمیشہ کہتی تھی کہ مجھے گھر بسانا نہیں آتا، اس لیے میں نے سب کچھ خود ہی سیکھ لیا۔ امجد کے لیے خود کو بدل لیا، کھانا، سلیقہ، لباس سب میری ساس سے پوچھ لیں، میں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ مگر پھر بھی وہ کہتا ہے کہ اسے مجھ سے نفرت ہے، کہ میری غربت اسے گھٹن دیتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میری آواز لرز گئی۔ ماں، یہ الفاظ صرف کانوں تک نہیں رہتے، یہ عورت کی روح تک زخم لگا دیتے ہیں۔ مگر میں نے پھر بھی یہی چاہا کہ وہ مجھے قبول کر لے۔ میں طلاق کا داغ نہیں چاہتی تھی، میں بس اپنا گھر بچانا چاہتی تھی۔ امی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس دن پہلی بار مجھے لگا کہ شاید میری ماں نے میری بات واقعی سنی ہے۔ اگلے دن امی نے خود میری ساس کو فون کیا۔ بات ہوتے ہی دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک ٹوٹی ہوئی آواز سنائی دی، مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے اس بچی کی زندگی خراب ہو گئی۔ امی ساکت رہ گئی۔ ساس نے آہستہ آہستہ وہ سچ بتایا جو برسوں سے دبایا گیا تھا۔ امجد کی پہلی بیوی کے انتقال کے بعد وہ سنبھل نہیں سکا۔ میں نے اسے سہارا دینے کے بجائے آنکھیں بند کر لی۔ وہ غلط راستوں پر چلا گیا، کوٹھوں کی دنیا میں، پھر ایک عورت کی جال میں پھنس گیا۔ میں نے اپنی قسمیں دے کر اسے اس دلدل سے نکالنے کی کوشش کی اور جلدی میں ملائکہ سے شادی کرا دی۔ وہ رک کر روئی، پھر بولی، لیکن جن آنکھوں نے بازی چمک دیکھ لی ہو، انہیں گھر کی سادگی کھٹکتی ہے۔ شریف لڑکی میں جب وہ بناوٹ، وہ اداکاری نظر نہ آئی تو اس نے ملائکہ کے وجود میں عیب تلاش کرنے شروع کر دیے۔ مسئلہ اس کے جسم میں نہیں تھا، مسئلہ میرے بیٹے کی سوچ میں تھا۔ امی نے فون رکھ دیا۔ کمرے میں ایک بوجھل خاموشی پھیل گئی۔ میں کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ باہر دھوپ تھی، مگر میرے اندر پہلی بار اندھیرا کم محسوس ہو رہا تھا، شاید اس لیے کہ اب میں جان چکی تھی یہ جنگ میری خوبصورتی کی نہیں تھی، یہ جنگ ایک بیمار ذہنیت کے خلاف تھی۔ میری ساس خود میرے پاس آئی اور انہوں نے ہی امجد سے میرا رشتہ ختم کروایا۔ ان کی آواز میں پیشمانی تھی جب وہ کہہ رہی تھی کہ وہ شخص میری بیٹی کے لائق ہی نہیں تھا۔ طلاق ہو چکی تھی، مگر اس کے ساتھ ہی میرے اندر کسی چیز کی موت بھی واقع ہو گئی تھی۔ میرا اعتماد، مرد ذات سے میرا یقین جیسے اٹھ سا گیا تھا۔ ابھی 4 مہینے ہی گزرے تھے کہ علی کی ماں بھی میرے لیے رشتہ لے کر آ گئی۔ ایک زمانے میں یہ نام مجھے اپنائیت دیتا تھا، مگر اب دل کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ امی نے بہت سمجھایا، کہا کہ علی امجد جیسا نہیں، وہ مختلف ہے، مگر میرے لیے اب سب وعدے ایک جیسے تھے، کھوکھلے۔ میں نے کہہ دیا کہ مجھے اب شادی نہیں کرنی۔ وہ لوگ خاموشی اور مایوسی کے ساتھ واپس لوٹ گئے۔ چند دن بعد میں صحن میں بیٹھی تھی کہ اچانک ایک گیند اندر آ گری۔ باہر لڑکوں کی آوازیں آنے لگی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے گیند اٹھائی اور دروازہ ذرا سا کھول کر ہاتھ باہر نکالا، یہ سمجھ کر کہ کوئی گیند لینے آیا ہے، مگر گیند کے بجائے کسی نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ گھبرا کر میں نے دروازہ پورا کھولا تو سامنے علی کھڑا تھا۔ میرا ہاتھ اب بھی اس کی گرفت میں تھا۔ میں نے سختی سے کہا کہ میرا ہاتھ چھوڑو، مگر اس نے دروازے کو ہلکا سا ڈھکیل کر اندر آنے کی کوشش کی۔ اس کی آواز میں اضطراب تھا۔ انکار کیوں کیا؟ وجہ بتاؤ۔ میں نے ضبط کے ساتھ کہا، یہ میری زندگی ہے، میرا فیصلہ۔ وہ بے چین ہو کر بولا، مجھ میں برائی کیا ہے؟ میں وہ نہیں ہوں جس نے تمہیں توڑا۔ میں نے نظریں چرا کر کہا، مسئلہ تم نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ میں اب دوبارہ بندھن میں نہیں بننا چاہتی۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا، غصہ بھی تھا، بے بسی بھی۔ کیا تم اب بھی اس شخص کی یاد میں خود کو سزا دے رہی ہو؟ میں نے آہستہ مگر واضح لہجے میں کہا، نہیں، میں کسی کی یاد میں نہیں، اپنے خوف میں قید ہوں۔ اور اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ میری لڑائی کسی ایک مرد سے نہیں تھی، بلکہ اس خوف سے تھی جو میرے اندر گھر کر گیا تھا۔
मैंने दो टोक अंदाज में कहा था कि मुझे किसी से मोहब्बत नहीं, और अब तो मर्दों के नाम से ही दिल में ये अजनबियत सी उतर आती है। मैं अपनी जिंदगी में किसी मर्द की मौजूदगी नहीं चाहती। अली ने तलखे से हंसते हुए कहा कि ये सब इस एक आदमी के सबब खड़े हुए बहाने हैं, वरना सच तो यह है कि आज भी मेरे दिल में अमजद की परछाइयां बसी हुई हैं। इसके लफ्ज तीर बनकर लगे। वो कहता रहा कि अगर वाकई नफरत होती तो मुझे अपनी माँ की भीगी आंखें याद आती, अपने बाप की झुकी हुई कमर दिखाई देती, जिनके बस एक ही ख्वाहिश है कि मेरी जिंदगी फिर से बस जाए। मगर मैं इनकार इसलिए कर रही हूँ कि मैं अब भी इसी ये गम से चिमटी हुई हूँ। मैंने सख्त लहजे में कहा कि ये झूठ है, मगर वो जैसे सुनने को तैयार ही ना था। इसने अचानक एक फैसला सुनाया कि अगर मुझे वाकई इस शख्स से नफरत है तो इसका सबूत देना होगा। वो इसी हफ्ते शादी के लिए आएगा, और अगर मैंने हाँ कर दी तो वो मान लेगा कि मैं माजी के बोझ से आजाद हूँ। इसने ये भी कहा कि अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बूढ़े माँ बाप की खुशी के लिए मुझे ये कदम उठाना चाहिए। ये कहकर वो चला गया और मैं देर तक सहन में साकित बैठी रही। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने दुख में अपने माँ बाप के जख्म देखने ही छोड़ दिए थे। इनकी खामोशी, इनकी बेबसी सब एक साथ मेरी आंखों के सामने आ खड़ी हुई। मैंने कोई एतराज न किया, शायद इसलिए कि थकन हद से बढ़ चुकी थी, और शायद यूं इसलिए भी कि मैंने लड़ना छोड़ दिया था। यूं खामोशी के साथ मेरी दूसरी शादी हो गई। मगर जब अली कमरे में दाखिल हुआ तो मेरा दिल बेवजह कांपने लगा। माजी की आवाजें फिर से लौट आई, वही अल्फाज, वही तौहीन, वही खौफ कि कहीं ये भी मुझे इन्हीं कमजोरियों के नाम पर तोड़ ना दे। वो मेरे पास बैठा तो मेरे जब्त का बंधन टूट गया और आंसू खुद ब खुद बहने लगे। अली ने आहिस्तगी से कहा कि हर मर्द एक जैसा नहीं होता, और ये बात वो बरसों की पहचान के साथ कह रहा है। इसने याद दिलाया कि हमने बचपन एक साथ गुजारा है। क्या कभी इसने मुझे इस नजर से देखा जिससे मैं डरती हूँ? क्या वो मेरी उन कमियों को गिनवाने आएगा जिन पर मेरा कोई इख्तियार ही नहीं? इसके सवाल में इल्जाम नहीं था, बस यकीन था, और इसी यकीन ने मुझे चौंका दिया। इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि शायद मसला मर्द होना या ना होना नहीं, बल्कि इंसान का होना है। और ये फैसला मुझे अब खुद करना था कि मैं खौफ के साथ जीना चाहती हूँ या एतमाद सीखना चाहती हूँ। मेरे ज़हन में एक ही सवाल गूंज रहा था कि इसे ये सब कैसे मालूम था। वो बातें भी जो मैंने कभी जबान पर नहीं लाई, वो खौफ भी जो मैंने दिल के अंदर दफन कर रखा था। जैसे ही मैंने ये सोचा, इसने मेरा हाथ थाम लिया, बिल्कुल ऐसे जैसे वो मेरे अंदर की आवाज सुन रहा हो। आहिस्ता से बोला कि लेडी डॉक्टर की सारी बातें इसने सुन ली थी, वो सच भी जो मैंने वहां रो रो कर बयान किया था। इसने ये भी बताया कि इसने मेरे माँ बाप से साफ लफ्जों में कह दिया था कि ऐसे घटिया इंसान के साथ मुझे बांध कर रखना जुल्म है, और बेहतर यही था कि मुझे इस रिश्ते से आजाद कर दिया जाए। इसकी आवाज में गुस्सा नहीं, तहफ्फुज था, जैसे वो बरसों से मेरे लिए खड़ा यूं हो। इसने कहा कि वो मुझे अपनाना चाहता है, बगैर शर्त, बगैर मुतालबे के, कि माजी जो गुजर चुका इसे वही छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि असल अहमियत इस बात की है कि आज कौन मेरे साथ खड़ा है। इसने ये भी कहा कि बचपन से वो मुझे चाहता आया है, बस वक्त और हालात ने इसकी बात जबान तक आने नहीं दी। जिन दिनों मेरी शादी अमजद से हुई थी वो दूसरे शहर में था। अगर इसे जरा भी पहले खबर हो जाती तो वो ये होने ना देता। इसकी बातों में दुख भी था और यकीन भी, एक ऐसा यकीन जो इल्जाम नहीं लगाता, बस साथ निभाने का वादा करता है। बातों बातों में इसने मेरी घबराहट महसूस की और आहिस्तगी से मुझे अपने करीब कर लिया। इस लम्हे मेरे दिल में शोर नहीं था, कोई सवाल नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा सुकून था, ऐसा सुकून जो बरसों बाद नसीब होता है। मैं इसके सीने से लग गई और पहली बार मुझे महसूस हुआ कि तहफ्फुज़ कैसा होता है। तब मुझे समझ आया कि शायद यही असल मोहब्बत है, वो जो कमियां तलाश नहीं करती, जो माजी के जख्मों को कुरेदने के बजाय इन पर मरहम रखती है, जो इंसान को बदलने के बजाय कबूल करती है। और अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरा ख्याल यही है कि मोहब्बत वो नहीं जो जिस्म या मियार पर तोली जाए। मोहब्बत वो है जो इंसान को इंसान समझकर अपनाए, जो दुख के बाद भी साथ खड़ी रहे, जो ये ना कहे कि तुम में क्या कमी है, बल्कि ये कहे कि तुम जैसे हो वैसे ही काफी हो। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।